मूवी की स्टार्टिंग में हमें जियाजो नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है जो कि 12 साल की थी, जिसके डैड गुजर गए थे। इसलिए ऐसी सिचुएशन में वो अपने बचपन के घर को छोड़कर दूसरी जगह पर रहने के लिए जाती है। कुछ सालों बाद जियाजो कहीं पर जॉब कर रही होती है। उसका एम यही होता है कि उसने जिस घर को बेचा था, यानी कि अपने डैड के घर को, वह किसी तरीके से वापस खरीदना चाहती है, लेकिन उसे सैलरी कम मिलती है जिसकी वजह से उस घर को खरीद नहीं पाती और उसको अपने जॉब से खुशी भी नहीं है। अब एक लड़के मिंग को दिखाते हैं। यह प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करता है और अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है। वो इन्वेस्टर को अपना डिजाइन दिखा रहा होता है, लेकिन वो इन्वेस्टर उसे इग्नोर करके वहाँ से निकल जाता है। फिर रात होती है और मिंग अपने घर में लौटता है और जियाजो अपने घर लौट रही होती है। लेकिन इसमें सेम बात यह होती है कि मिंग और जियाजो दोनों एक ही अपार्टमेंट में रहते हैं, यानी कि एक ही घर में। असल में बात यह है कि मिंग इस घर में 1999 में रहता है और जियाजो इस घर में 2018 में रहती है। अब आप सोच रहे होंगे कि यह दोनों अलग टाइमलाइन में एक ही घर में कैसे रह सकते हैं। यह सब हमें आगे पता चलेगा। अब देखते हैं कि यहाँ जियाजो नहा रही होती है और मिंग कुकिंग कर रहा होता है। वो गंदे बर्तन को सिंक में डालकर वॉश कर रहा होता है तो जियाजियो को उसके बाथ टब में कुछ मिलता है और मिंग के सिंक में जियाजियो की ड्रेस मिलती है। इसे लेकर उन दोनों को कुछ समझ नहीं आता और वो सोचते हैं कि अचानक उनके घर में ऐसा क्यों हो रहा है। लेकिन बहुत ज्यादा थक जाने के कारण वो दोनों इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचते और बेड पर जाकर सो जाते हैं। फिर अगले दिन सुबह मैंग के चेहरे पर जियाजो एक जोर सा तमाचा मारती है। वो दोनों चौंक कर उठ कर देखते हैं तो उन दोनों के कमरे मिक्स हो चुके होते हैं और वो कमरा पहले से भी बड़ा होता है। अब यह सब देखते ही वो दोनों घबरा जाते हैं। फिर जियाजियो मिंग को चोर समझकर वहाँ की चीजों से मारने लगती है और तभी मिंग वहाँ से भागने लगता है। तब उन्हें जाकर समझ आता है कि दोनों के कमरे मर्ज हो चुके हैं। अब मिंग उसके कमरे से विंडो से बाहर देखता है, तब वहाँ पर बादल छाए हुए होते हैं और यहाँ जियाजियो अपने कमरे से बाहर देखती है तो वहाँ पर बहुत तेज धूप होती है। फिर मिंग डोर ओपन करके बाहर जाता है तो उसे कुछ अलग नजारा नहीं दिखता। वो अब तक साल 1999 में ही होता है। लेकिन जब जियाजियो मिंग के दरवाजे से बाहर देखती है तो वो एकदम से शॉक्ड हो जाती है, क्योंकि वह अब तक तो 2018 में जी रही होती है, लेकिन उसे बाहर 1999 के सीन्स दिखते हैं और वो तभी घबरा कर घर के अंदर आती है और दरवाजे को बंद कर देती है। तब वो अपने कमरे के दरवाजे को खोलकर देखती है, तब वो फिर से 2018 में आ जाती है। लेकिन अब यह मिंग देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है, क्योंकि वह 1999 में जी रहा था और अब 2018 में टेक्नोलॉजी और भी ज्यादा एडवांस हो गई होती है। फिर दोनों घबरा कर अंदर जाकर डोर को लॉक कर लेते हैं। फिर वो दोनों समझ जाते हैं कि दोनों एक ही अपार्टमेंट में अलग अलग टाइम जोन पर चले गए हैं। तब जियाजियो मिंग के चेहरे पर एक और तमाचा लगाती है। तब मिंग उसे इसका रीजन पूछता है। तब वो कहती है कि यह सपना है या सच, इसे जानने के लिए तमाचा मारा है। फिर मिंग कहता है कि इस तरह लड़ने से कुछ नहीं होगा, क्यों ना हम इन दोनों दरवाजों को एक साथ ओपन करके देखें कि क्या होता है। फिर वो दोनों जाकर साइड वाले डोर को एक साथ खोलने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी उन दोनों के कमरे एक साथ मर्ज होने लगते हैं। तब वो समझ जाते हैं कि वो दोनों दरवाजों को एक साथ खोला नहीं जा सकता। अब जियाजियो को याद आता है कि 1999 में उसके डैड जिंदा थे, इसलिए वो मिंग से कहती है कि तुम अपने साइड का दरवाजा खोलो और मुझे तुम अपने टाइमलाइन में ले लो, क्योंकि मुझे मेरे डैड से मिलना है। और मिंग भी उसे वहाँ ले आता है। अब 1999 में वो आकर अपने डैड से मिलने के लिए बहुत खुश है और भाग कर जा रही होती है, लेकिन वो वहाँ पहुँचते ही वो देखती है कि उसके डैडी 10 साल के जियाजियो के साथ खेल रहे हैं। अब ये देख कर जियाजियो बहुत इमोशनल हो जाती है और वो उनसे मिलने के लिए उसके पास तेजी से जाने लगती है। और तभी अचानक उनके सराउंडिंग में अर्थक्वेक आने लगता है और तेज हवा भी आने लगती है, जिसके वजह से वो अपने डैड से मिल नहीं पाती। फिर वो गुस्सा होकर अपने घर लौट आती है। अब मिंग उसे कहता है कि जैसे मैंने तुम्हें मेरे टाइमलाइन में लेकर गया, ठीक वैसे ही तुम मुझे अपने टाइमलाइन में ले चलो। और तब जियाजियो उसे एडवांस लैपटॉप देती है और उस लैपटॉप को देखकर मिंग बहुत ज्यादा सरप्राइज हो जाता है, क्योंकि उसके समय में सिर्फ कंप्यूटर हुआ करते थे। तब वो खुद को फ्यूचर में देखने के लिए अपना नाम टाइप करके सर्च करता है। तब उसके सराउंडिंग में अर्थक्वेक आने लगती है। तब जियाजियो को यह समझ आता है और वो मिंग से कहती है कि हम दोनों पास्ट या फ्यूचर के लोगों से कांटेक्ट नहीं कर सकते, और ऐसा करने की कोशिश करते ही इस तरह के अर्थक्वेक आ जाएंगे और इस तरह हम दोनों एक साथ डोर ओपन नहीं कर सकते। और अब तुम्हारे डोर को सिर्फ तुम ही ओपन कर सकते हो और मैं उससे बाहर आ सकती हूँ, और मेरे डोर को सिर्फ मैं ही ओपन कर सकती हूँ और तुम उससे बाहर आ सकते हो। इस तरह वो मिंग को सारी बातें समझाती है। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि एक साइंटिस्ट और एक अमीर बिजनेसमैन एक मीटिंग में बातें करते हुए दिखाते हैं। तब वो साइंटिस्ट कहता है हमने उस टाइमलाइन को क्रिएट कर लिया है, लेकिन वो टाइमलाइन हमारी जगह पर ना आकर इस सिटी में किसी और प्लेस पर क्रिएट हो गई है और हमें किसी भी तरह से उस जगह को ढूंढना होगा। वो साइंटिस्ट इस तरह से उस बिजनेसमैन को ये बातें कहता है। उस बिजनेसमैन के दिमाग में एक ही बात चलती है, उस टाइमलाइन के जरिए बहुत सारे पैसे कैसे कमाए जा सकते हैं। और मीटिंग खत्म हो जाती है पर बिजनेसमैन का चेहरा नहीं दिखाया जाता। अब रात हो जाती है और मिंग और जियाजियो को नींद नहीं आती। अब जियाजियो कहती है कि मेरे डैड मुझे छोड़कर ऊपर चले गए, इसलिए मैं ऐसी सिचुएशन में आ गई हूँ। मुझे जब तक उनकी याद आती है तब मैं उनकी कार की को देखती रहती हूँ, और लोन न चुकाने की वजह से मेरा घर भी मेरे हाथ से निकल गया है, लेकिन मैं उस घर को वापस खरीद कर ही रहूंगी। अब इस तरह वो इमोशनली बातें करती है। फिर सुबह हो जाती है और जियाजियो और मिंग दोनों ही अपने टाइमलाइन पर ऑफिस जाते हैं।
असल में जियाजियो को एक अमीर आदमी के साथ शादी करनी थी, और इतना ही नहीं, उसकी एक कंडीशन भी होती है कि उससे शादी करने वाला आदमी अगर उसका घर उसको वापस खरीद कर देता है तो ही वो उससे शादी करेगी। और इसी कंडीशन के साथ वो कई लोगों को डेट भी करती है, लेकिन उसकी यह कंडीशन को कोई नहीं मानता। और ऐसे ही चलते चलते उसे एक दिन अमीर आदमी मिलता है जो इस कंडीशन को फुलफिल करता है, लेकिन वो जियाजियो से उम्र में काफी ज्यादा बड़ा लगता है और वो बातें भी बहुत अजीब तरीके से करता है। लेकिन उसके अमीर होने की वजह से जियाजियो भी उससे शादी करने के लिए राजी हो जाती है। फिर वो कहता है कि मैं कुछ ही समय में तुम्हारे घर को खरीद कर तुम्हें दूंगा और फिर ऊपर से हम दोनों के नेम प्लेट उस घर पर लगाऊंगा और उसके लिए कुछ पैसे लगेंगे, और ऐसे छोटे मोटे खर्चे के लिए मैं कैश कैरी नहीं करता, इसलिए अगर तुम्हारे पास कुछ पैसे हो तो तुम मुझे दे दो। और उसकी बातों में आकर जियाजियो भी उसको एटीएम से पैसे निकाल कर दे देती है। फिर वो कहता है कि मैं पानी की बोतल लेकर आता हूँ, लेकिन काफी देर हो जाती है और वो वापस नहीं लौटा। तब जियाजियो को पता लगता है कि वो असल में वो एक चोर था और वो उसके पैसे भी लेकर चला गया। इसी वजह से जियाजियो भी बहुत ज्यादा अपसेट होती है और पुलिस के आकर इन्वेस्टिगेशन करने तक वो बैंक के बाहर ही बैठी रहती है। यह मिंग अपने ऑफिस के अंदर बैठकर ड्रिंक कर रहा होता है। तब वो रेस्ट रूम में उस कंपनी का मैनेजर, उसका एम्प्लॉय जूनी और उसके साथ एक और एम्प्लॉय, ऐसे वो 3 लोग आते हैं। तब उनसे ओनर कहता है कि हमें आगे चलकर और भी बिजनेस करना है और इसके लिए मेरे पास बहुत सारे आइडियाज हैं, और वो ये कहकर चला जाता है। और उसके जाते ही जूनी उस एम्प्लॉय से कहता है कि उस ओनर को धोखा देकर हमें सारे पैसे लेने होंगे और उसे हम बैंक में फंसा देंगे, और इस तरह वो एम्प्लॉय को अपना प्लान बता देता है। अब बाथरूम में दिखाते हैं जहाँ मिंग कुछ गिरा देता है और उसकी आवाज सुनकर जूनी समझ जाता है कि किसी ने उनका प्लान सुन लिया है। फिर वो बाथरूम के पास जाकर झुक कर देखता है और मिंग के पैर को पकड़ कर खींचने लगता है और उसको बाहर निकालता है। फिर वो मिंग को देखते हुए कहता है, अच्छा तुम्हें बिजनेस स्टार्ट करने के लिए कुछ पैसे की जरूरत थी ना, उसके लिए मैं तुम्हें बैंक से लोन अरेंज करवा के देता हूँ, लेकिन तुम मेरी कही हुई बातों को किसी और से मत कहना। तब मिंग भी कहता है कि ठीक है, मैं सोच कर बताता हूँ। फिर थोड़ी देर बाद जूइंग मिंग को अपने कैबिन में बुलाता है कि मैं तुम्हें क्यों लोन अरेंज करके दूं, तुमने तो सिर्फ मेरी बात सुनी है, लेकिन तुम्हारे पास कोई इसका प्रूफ तो नहीं है, और अब तो मैंने तुम्हें नौकरी से भी निकाल दिया है, तो तुम अपने घर जा सकते हो। इस पर मिंग उससे कई बार रिक्वेस्ट करता है और कहता है कि मैं इस बात को किसी और से शेयर नहीं करूंगा और प्लीज मुझे नौकरी से मत निकालिए, लेकिन जूनी उसकी बातों को इग्नोर करता है और उसे नौकरी से निकाल देता है। यहाँ जियाजियो एक ज्वेलरी शॉप में काम कर रही होती है। तब वहाँ पर उसके बचपन की बेस्ट फ्रेंड जियाओ यहाँ आती है और उससे कई सालों बाद मिलने की वजह से वो काफी खुशी से बातें करते हैं। जियाओ ने एक अमीर आदमी से शादी की होती है और वो बात ये जियाजियो को बताती है। तब जियाजी भी उसे कहती है कि हाँ, मेरे हस्बैंड भी बहुत अमीर है और वो हमेशा बिजी रहते हैं, और इस तरह वो उससे झूठ कह देती है। तब जियाओ उससे कहती है कि आज रात तुम अपने हस्बैंड को साथ लेकर आओ, हम डिनर साथ में करेंगे और मैं भी अपने हस्बैंड को साथ लेकर आऊंगी, और ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। और अब जियाजियो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस गई है। झूठ कहने की वजह से उसे कुछ समझ नहीं आता कि वो इसे कैसे हैंडल करे। तब उसे एक आइडिया आता है। वो मिंग को अपना हस्बैंड होने की एक्टिंग करने के लिए कहती है और वो एक कोट को रेंट पे ले लेती है और मिंग को उसे पहनने के लिए कहती है। फिर वो मिंग को इस तरीके से रेडी करती है जिससे वो बहुत ही अमीर बिजनेसमैन लगे। फिर वो जियाजियो की कही हुई जगह पे जाते हैं। वहाँ जियाजियो मिंग को अपना हस्बैंड कहकर इंट्रोड्यूस करती है और कुछ देर तक सब कुछ नॉर्मल चल रहा होता है। फिर खाना खाते समय मिंग अपने खाने को जल्दी खाकर खत्म कर देता है। फिर वो अपना कोट उतार कर साइड में रखता है। तब जियाओ और उसका हस्बैंड एक चीज नोटिस करते हैं कि मिंग के कोट पर लिखा हुआ है यहाँ कपड़े रेंट पे दिए जाते हैं, लेकिन यह पता न होकर मिंग उससे कहता है कि मेरी एक बहुत बड़ी कंपनी है, और इस तरीके से झूठी कहानियां उन दोनों को बताता है। और यह सब सुनकर उन दोनों को बहुत हंसी आती है। और इतना ही नहीं, जियाजियो एक फेक डायमंड रिंग को दिखाकर कहती है यह करोड़ों रुपए की डायमंड है। तब वो फेक डायमंड उस रिंग से निकलकर आग में जाकर गिरता है और वो पूरी तरह से मेल्ट हो जाता है। अब ये सब देखकर उसकी दोस्त और उसके पति जोर जोर से हंसने लगते हैं। इससे जियाजियो बहुत ज्यादा शर्मिंदा होती है और फिर घर लौट आती है। इस बात को सोचकर मिंग के सामने रोती है। तब टीवी में कोई लॉटरी टिकट का शो चल रहा होता है और वो उस शो को देखते ही लॉटरी टिकट खरीद कर अमीर बनने के सपने देखते हैं, और वो असल में कौन सा लॉटरी नंबर जीतेगा इसका पता लगाते हैं। फिर अगले दिन मिंग के टाइमलाइन में यानी 1999 में जाकर तुरंत उस नंबर वाले लॉटरी टिकट को खरीद लेते हैं, क्योंकि दोनों को पता चल गया है कि उनकी ही लॉटरी विन करेगी। इसलिए वो दोनों खूब मजे करते हैं और इस दौरान जियोजियो मिंग को अपने टाइमलाइन में ले लेती है और दोनों साथ में बहुत ज्यादा एंजॉय करते हैं और बार में जाकर ड्रिंक्स भी करते हैं। तब उस रेस्टोरेंट का स्टाफ आकर उनसे पैसे मांगता है। तब जियाजो कहती है मेरे सारे पैसे खत्म हो चुके हैं, इसलिए तुम मेरा पर्स रख लो। यह कोई नॉर्मल पर्स नहीं है बल्कि बहुत कीमती है, और कल मैं आकर तुम्हें पैसे देकर यह पर्स ले जाऊंगी। अब अगले दिन सुबह उठते ही वो दोनों लॉटरी टिकट के रिजल्ट को जानने की कोशिश करते हैं और उनकी लॉटरी टिकट ही विन करती है। तब अचानक से उनका लॉटरी टिकट में से नंबर गायब हो जाता है और दोनों बड़े उदास हो जाते हैं। फिर उन्हें समझ में आता है कि वो अपने फ्यूचर को चेंज नहीं कर सकते। फिर अगले दिन जियाजियो उस रेस्टोरेंट में जाती है और अपना पर्स वापस मांगती है। तब वो स्टाफ मना कर देता है और कहता है कि पहले तुम मेरे पैसे दो, लेकिन उसके पास पैसे नहीं होते और गुस्से में अपने घर लौट रहे होते हैं। तब उस समय एक बड़े एडवर्टाइजमेंट स्क्रीन पर मिंग को दिखाते हैं। असल में वह 2018 की टाइमलाइन में रहने वाला मिंग था और फ्यूचर में मिंग एक अमीर बिजनेसमैन बना है और अब वो मीडिया पर इंटरव्यू देने आया हुआ होता है
और उसको देखकर मिंग शॉक्ड हो जाता है और सोचता है कि मैं फ्यूचर में ऐसे कैसे बन गया हूँ। फिर दोनों जहाँ पर फ्यूचर में मिंग इंटरव्यू दे रहा होता है वो उस जगह पे पहुंच जाता है। वहाँ जाकर जब वो फ्यूचर मिंग के पास जाने की कोशिश करता है तब वहाँ पर अर्थक्वेक आ जाता है और प्रोग्राम भी कैंसिल हो जाता है। तब फ्यूचर मिंग को ऐसा लगता है कि वो इसके पहले जियाजियो से मिला है। इस तरह से उसे जियाजियो से जुड़ी हुई बातें याद आने लगती है और यहाँ मिंग स्लिप होकर नीचे गिरता है और उसके हाथों में चोट आ जाती है। तब फ्यूचर वाले मिंग के हाथों पर भी सेम चोट आ जाती है और इसे ही पता चलता है कि मिंग जो भी करता है वो उस फ्यूचर मिंग को भी अफेक्ट करेगा। और पहले की मीटिंग सीन में जिस बिजनेसमैन को दिखाया गया था वो कोई और नहीं बल्कि फ्यूचर मिंग ही है और उसके साथ जो साइंटिस्ट बातें कर रहा था वो जूनी है जिसने 1999 में मिंग को निकाल दिया था। अब जूनी फ्यूचर मिंग से कहता है कि 1999 का मिंग अपने टाइमलाइन में ना होकर जियाजियो के टाइमलाइन में आ रहा है और इसलिए आपको ऐसी मेमोरीज आती रहेगी और ये सब बातें आप पर भारी पड़ सकती है। यहाँ अगले दिन मिंग अपने ऑफिस में जाकर जूनी से मिलता है और कहता है आप क्या मुझे नौकरी से निकालेंगे? लो मैं खुद ही नौकरी छोड़ रहा हूँ। ये कहकर वो लेटर देकर चला जाता है। यहाँ फ्यूचर मिंग जियाजियो की ज्वेलरी शॉप में आता है और उसे डेटिंग पर अपने कार में लेकर जाता है। लेकिन वो जितनी खुश 1999 वाले मिंग के साथ थी उतनी खुशी उसे इस फ्यूचर वाले मिंग के साथ नहीं होती है और फ्यूचर मिंग उसे महंगे रेस्टोरेंट में लेकर जाता है। लेकिन फिर भी जियाजियो कुछ मिस कर रही होती है। डिनर करते समय फ्यूचर मिंग उससे कहता है कि मुझे पता है कि तुम 1999 वाले मिंग के साथ रह रही हो लेकिन अब तुम मेरे पास्ट के साथ मत रहो क्योंकि मेरा इससे फ्यूचर इफेक्ट हो सकता है। मैं किसी गोल के साथ आगे बढ़ रहा हूँ लेकिन उसमें तुम्हारी वजह से कोई प्रॉब्लम आ सकती है और मैं तुम्हारे बचपन के घर को तुम्हें वापस खरीद कर दूंगा लेकिन उसके बदले तुम्हें 1999 वाले मिंग से दूर रहना होगा। अब ये सुनकर और कोई रास्ता न होने पर जियाजियो भी इसके लिए मान जाती है लेकिन वो उस घर के लिए नहीं बल्कि उसकी वजह से जो मिंग के फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम ना हो ये सोचकर हाँ कर देती है। फिर जियाजियो घर आते ही मिंग से कहती है कि मुझे कोई और जगह पर एक अच्छी नौकरी मिल चुकी है इसलिए मैं यहाँ से जा रही हूँ। और अगले दिन ही वो सुबह होते ही उस अपार्टमेंट से बाहर निकल जाती है और मिंग को छोड़कर जाने के बारे में सोचकर और बहुत रोने लगती है। लेकिन जियाजियो ने अपने टाइमलाइन में जाते समय उसके डोर को लॉक नहीं किया होता है और वो जरा सा खुला रह जाता है और इसे मिंग भी नोट करता है और मिंग जियाजियो के हेल्प के बिना ही उस टाइमलाइन में जा सकता है। और मिंग के टाइमलाइन में उसका मैनेजर जूनी उस कंपनी के ओनर पर अटैक करता है और इसके वजह से ओनर बेहोश हो जाता है। फिर जूनी घबरा कर उसे ड्रिंक्स पिलाने लग जाता है। असल में उसका प्लान ये होता है कि उसे ड्रिंक पिलाकर नशे में उसको मारना होगा ताकि लोग समझेंगे कि वो एक एक्सीडेंट से मरा है। अब जियाजियो के टाइमलाइन को दिखाते हैं और वो काफी सालों बाद अपने बचपन के घर में लौटी है। तब जियाजियो ने जिस पर्स को एक रेस्टोरेंट के स्टाफ को दिया था वो पर्स फ्यूचर मिंग उसे ला कर देता है और तब जियाजियो नोट करती है कि मिंग के कोट पर रेंट वाले शॉप का नोट लिखा हुआ होता है और ये देखते ही वो समझ जाती है कि वो फ्यूचर मिंग नहीं बल्कि 1999 वाला मिंग है। और फिर वो दोनों किस करने लगते हैं और जियाजियो उससे कहती है कि हमारा सेपरेट होना ही तुम्हारे फ्यूचर के लिए अच्छा होगा, इसी वजह से तुम आगे से कभी भी मुझसे मिलने की बात मत करना। और उसे ऐसा कहकर वहाँ से भेज देती है और फिर दोनों ही रोने लगते हैं। मिंग सैड होकर अपने अपार्टमेंट में लौटता है। तब उसे जूनी कॉल करके अर्जेंटली एक ब्रिज पर पहुंचने के लिए कहता है। मिंग को कुछ समझ नहीं आता नौकरी छोड़ देने के बाद भी जूनी उसे क्यों बुला रहा है। असल में जूनी मिंग को इसलिए बुलाया हुआ होता है क्योंकि उसे ओनर को मारने के लिए उसकी हेल्प की जरूरत थी। वो उसे कहता है कि हम इसे मार देंगे लेकिन ये एक एक्सीडेंट लगना चाहिए। लेकिन मिंग को ऐसा नहीं करना होता है और वो जूनी को लाख समझाता है कि ऐसा मत करो, ऐसा करना गलत है। लेकिन जूनी उसकी बातों को इग्नोर कर देता है और तब मिंग कुछ बातें रियलाइज करता है कि 1999 में फ्यूचर मिंग और जूनी ने मिलकर उस ओनर को मार दिया था और इसी वजह से मिंग को मैनेजर की पोस्ट मिली थी और वो इस तरह से इतना अमीर बन गया था। ये सारी बातें मिंग समझ जाता है और तभी मिंग उस कार की चेन को नोटिस करता है और ये वही चेन है जिसे देखकर जियाजियो अपने डैड को याद करती है, यानी कि वो ओनर ही जियाजियो के डैड है। अब ये समझते ही मिंग सोचता है कि मैंने जो मिस्टेक की थी उसे मैं ही ठीक कर सकता हूँ और वो जाकर जूनी को रोकता है और उस ओनर को बचाने लगता है और ऐसा करने पर वो फ्यूचर मिंग गायब हो जाता है और जियाजियो को अपने डैड वापस मिल जाते हैं और वो फिर से बचपन से अपने डैड के साथ टाइम स्पेंड करने लगती है। अब टाइम पास में जाने से वहाँ पर सब कुछ बदलने लगता है और मिंग भी सभी को बदलते हुए देखता है और वो तब जियाजियो से मिलने के लिए उस अपार्टमेंट पे जाता है और दोनों एक दूसरे से मिलने के लिए भाग कर आते हैं और फिर दोनों एक ही जगह पर मिलते हैं। तब जियाजियो धीरे धीरे गायब होने लगती है। तब मिंग उससे कहता है कि अब कुछ देर में तुम गायब हो जाओगी और अब तुम तुम्हारे पास्ट में आ गई हो और तुम अपनी उम्र में मुझसे 7 साल छोटी भी हो, तो तुम मुझे नहीं जानती लेकिन मैं तुम्हें अच्छी तरह से जानता हूँ। मैं तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा और मैं तुमसे मिलने जरूर आऊंगा। ऐसा कहते रहने पर जियाजियो वहाँ पर गायब होने लग जाती है। अब 8 साल बाद दिखाते हैं कि अपने पसंद की कोई म्यूजिक सुनकर जियाजियो उस म्यूजिक की तरफ चलकर आ रही होती है और वहाँ आते समय उसे मिंग देख लेता है और मिंग उसके पास आने लगता है और पास आते ही जियाजियो उसे किक करती है और उससे गुस्से में पूछती है कि क्या तुम चोर हो, इस तरह से मेरे पास क्यों आ रहे हो। और इस वजह से मिंग सोचने लगता है कि क्या अब भी हमें प्यार को लड़ाई से शुरू करना पड़ेगा। तो दोस्तों यदि आप मिंग की जगह पे होते तो क्या करते, जियाजियो के डैड को बचाते या फिर मार देते? कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। यह मूवी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना और साथ में हमारे चैनल कहानी फिल्मी को प्लीज सब्सक्राइब करके जाना। तो चलिए मिलते हैं
आप सबसे अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।